नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त एजुकेटर अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th CG बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा थ्योरी है, तो हम इस चैप्टर में जो भी थ्योरी दिया हुआ है उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए अकाउंटिंग का मेन थ्योरी क्या है, इस चीज को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। जैसे कि एग्जांपल आपके स्कूल में कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता होगा, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। आपको एक टाइमिंग दिया जाता होगा कि इस टाइमिंग में आपको स्कूल आना है और इतने टाइम रिसेस होगा, इतने टाइम लंच होगा, इतने टाइम शॉर्ट ब्रेक होगा, और कौन से ड्रेस पहन के आने हैं और कौन सी किताबें लानी है और कितने कितने मिनट का एक एक क्लास होगा। ये सारी चीजें पहले से एक सेट है कि नहीं। वैसे ही टीचर्स लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा। वैसे ही अकाउंटिंग बनाने के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि एक जैसा, समानता रहे। हम अकाउंट अलग बना रहे हैं, अमेरिका वाले अलग बना रहे हैं, चाइना वाले अलग बना रहे हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उस अकाउंटिंग को देखने में, पढ़ने में, समझने में हमको दिक्कत होगा। ठीक है, इस वजह से अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो देखिए यहां पर लिखा हुआ है नॉर्म्स और रूल ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। मतलब एक जैसा सभी का अकाउंटिंग बने, इस वजह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया गया है। एक प्रिंसिपल होता है जिसमें लास्ट में PAL लगता है, वो आपके स्कूल का प्रिंसिपल होता है, और यहां पर जो प्रिंसिपल है उसमें लास्ट में PLE लगता है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया है ताकि अकाउंटिंग में एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक जैसा रहे। अब आप खुद ही सोचो, जैसे मैं अपना अलग तरीके से अकाउंट बना रहा हूं, आप अलग तरीके से अकाउंट बना रहे हैं, कोई और अलग तरीके से बना रहा है, तो उसको चेक करने में हमको दिक्कत जाएगा, है कि नहीं। इस वजह से एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, इस वजह से यहां पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाया गया है जिसका डेफिनेशन है नॉर्म्स और रूल ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। और ये बात करें तो ये पहली बात, इसकी फीचर्स की बात करें हम फीचर्स की, तो ये एक तो मैन मेड है, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया है, और दूसरा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कि समय के साथ साथ इसको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हम अपने आप को भी चेंज करते जा रहे हैं। वैसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी समय समय पर चेंज होता जाता है, अपडेट होता जाता है, तो ये फ्लेक्सिबल है। उसके बाद थर्ड है जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब ये होता है कि सभी के सभी जो भी चेंजेस आता है, सामान्य तौर पर जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी फर्म हैं, वो सारे के सारे उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसी तरीके से अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, तो आप बोलोगे नॉर्म्स और रूल ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। और इसके फीचर्स क्या है, तो ये मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाया गया है। दूसरा फ्लेक्सिबल है, समय समय पर इसको चेंज किया जा सकता है। और तीसरा है जनरली एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेड, मतलब कि लोग इसको जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, अब आगे बात करें कैटेगरी की। तो देखिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसकी दो कैटेगरी है। पहला है अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन भी बोला जाता है, और अकाउंटिंग कन्वेंशन ये आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले अकाउंटिंग कन्वेंशन को समझते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन में आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन मतलब कि परंपरा, मतलब लंबे समय से जो चलते आ रहा है उसी चीज को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हम बचपन से ABCD पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं, वो क्या चल रहा है, ट्रेडिशनल चलते आ रहा है ना। अब जैसे कि मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया, मेरे टीचर को उसके टीचर ने सिखाया, उसके टीचर को उसके टीचर ने सिखाया, तो वो एक चलते आ रहा है, ट्रेडिशन है वो, है कि नहीं। कभी हमने ये नहीं सोचा या कभी ये नहीं जानने की कोशिश किया कि कैसे आ रहा है मतलब आ रहा है, सीधी सी बात है। उसी तरीके से कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि लंबे समय से चलते आ रहा है, जिसको हम मान रहे हैं, ये कहलाता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, ये टोटल 11 होते हैं, अभी हम स्टडी करेंगे। इसको लिखते हैं आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन, मतलब कि ये जो है ये अकाउंटिंग ट्रेडिशनल है, लंबे समय से चलते आ रहा है। बात करें अकाउंटिंग कंसेप्ट की, इसको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी बोला जाता है कि हम इसमें कुछ एज्यूम करते हैं। अब क्या एज्यूम करते हैं, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में आएगा 3, अकाउंटिंग कन्वेंशन में आएगा आपके 11।
फिर से मैं आपको चीजों को रिवाइज करवा रहा हूं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है नॉर्म्स और रूल ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। एक जैसा सभी मेंटेन करे अकाउंट, इस वजह से ये प्रिंसिपल बनाया जाता है। बात करें फीचर्स की तो 3 फीचर हैं, मैन मेड होगा और फ्लेक्सिबल होगा और जनरली एक्सेप्टेड होगा, मतलब कि सभी के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद बात करें कैटेगरी की, अकाउंटिंग की कितनी कैटेगरी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की? तो 2 कैटेगरी है। पहला होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन की बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशन की, तो ये क्या है? परंपरागत ट्रेडिशन जो चलते आ रहा है उसी को हम मानते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होंगे वो 11 होंगे। बात करें अकाउंटिंग कंसेप्ट का, तो ये एजम्पशन है, हम इसको एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो 3 है। अब ये 3 कौन कौन से हैं? तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। तो अब इन तीनों को आज हम यहां पर डिटेल में समझते हैं। तो देखिए गोइंग कंसर्न क्या होता है, तो पहले ये जो लिखा हुआ है इसको मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाना चालू करता हूं। तो देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, द बिजनेस विल कंटिन्यू foreseeable future and there is no intention to close the business। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप मेरे को ये बताओ, अगर आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हो तो क्या आपके दिमाग में ये रहेगा कि आप बिजनेस को बंद कर दोगे 1 साल 2 साल 3 साल बाद? ऐसा नहीं है। आप जब भी बिजनेस ओपन करेंगे या कोई भी जो बिजनेस चालू करता है तो वो ये मान के ये सोच के चालू करता है कि मैं लंबे समय तक के, मरते दम तक के उस बिजनेस को चलाऊंगा, मैं यही सोचता है। तभी तो इतना लाखों रुपए खर्चा करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। कोई भी अगर नया दुकान खोलता है, लाख रुपए 2 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में ही खर्चा होता है। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर यह माना जाता है कि वो बिजनेस को लंबे समय तक के चलाएगा, ये एज्यूम किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी वजह से हम अपने अकाउंटिंग में डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करेंट एसेट आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम मान के हम अपने अकाउंटिंग में एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है फिक्स्ड एसेट और दूसरा होता है करेंट एसेट। बात करें फिक्स्ड एसेट की, तो फिक्स्ड एसेट ऐसा एसेट्स होता है जो हमारे बिजनेस में 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक के बेनिफिट देगा, उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। और बात करें करेंट एसेट की, जो 1 साल से कम हमको बेनिफिट देगा, तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट। और अगर मान के चलो 1 ही साल बिजनेस चलाना होता तो क्या हम डिवाइड करते क्या फिक्स्ड एसेट को और करेंट एसेट को? नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक के चलेगा। और हम कौन से एजम्पशन को फॉलो कर रहे हैं? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई मशीन हो गया। यार कोई मैं मशीन खरीद के लाया, क्या वो 1 साल ही चलेगा? नहीं, हमारे बिजनेस में लंबे समय तक के वो चलेगा, है ना, 1 साल से ज्यादा चलेगा। बिल्डिंग क्या 1 ही साल चलेगा? नहीं, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल चलेगा। तो ये क्या है? ये फिक्स्ड एसेट है। और बात करें करेंट एसेट की, तो जैसे स्टॉक हम मतलब जो भी सामान खरीद के लाए हैं बेचने के लिए, वो क्या होगा? वो कुछ समय तक मतलब हम उसको बेचेंगे, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटर मतलब कि जिनसे हमको पैसा लेना रहता है। हम ऐसा थोड़ी ना 1-2 साल बाद उससे पैसा लेंगे, हम उससे 12 महीने के अंदर ही पैसा ले लेते हैं, इसलिए वो भी हमारा करेंट एसेट कहलाता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम एसेट्स को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया फिक्स्ड एसेट और दूसरा हो गया करेंट एसेट। फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट्स को बोला जाता है जो कि 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक बेनिफिट दे, वो सारे के सारे फिक्स्ड एसेट कहलाएंगे। और 1 साल से कम हमारे बिजनेस को हेल्प करे रन करने में, वो सारे के सारे करेंट एसेट कहलाएंगे। क्लियर है ये बात? अब आगे एक और एग्जांपल, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम अपने जो खर्चे हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, आप क्या किए, अपने बिजनेस में जहां पर आप बिजनेस चला रहे हैं वहां पर आप महीने भर बिजली इस्तेमाल किए, उसके बाद रेंट जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आया पे किए। वो किराए का बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग को इस्तेमाल किए,
उसके बाद जो भी रेंट बन रहा है वो आप दे रहे हो। आप एम्प्लॉय रखे हो, एम्प्लॉय आपके लिए महीने भर काम कर रहा है, महीना भर हो गया, उसके बाद आप उसको सैलरी पे कर रहे हो। तो ये सारे के सारे खर्चे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि उससे आप काम निकलवा लिए और उसका पैसा आप दे दिए, इमीडिएटली दे दिए। क्लियर है? अब जैसे कि आप एक मशीन खरीद लिए, मशीन खरीदे हो 5 लाख का, तो 5 लाख का जो मशीन है क्या वो आपको इमीडिएटली बेनिफिट दे पाएगा? क्या नहीं। आपको वो 5 साल 6 साल तक के वो मशीन चलेगी, हो सकता है ज्यादा भी चले, और लंबे समय तक के आपके बिजनेस में वो बेनिफिट देगा। इस वजह से वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको एक और कहानी से समझते हैं। मान के चलो मेरे पास चिप्स बनाने का एक मशीन है, ठीक है, जहां से अपन एक तरफ से आलू डालते हैं तो दूसरे तरफ से सोना निकलता है। ऐसा नहीं, एक तरफ से आलू डालेंगे तो दूसरी तरफ से चिप्स निकलेगा। तो ये हुआ क्या, अब वो मशीन जब मैं नया खरीदा था तो वो 1 घंटे में 1000 चिप्स के पैकेट बना के निकालता था। ठीक है, अब काफी लंबा समय हो गया, मशीन पुराने हो गया, तो अब क्या हो रहा है, वो 1 घंटे में 400 पैकेट निकाल रहा है चिप्स का। अब मैं रिपेयर करने वाले को बुलाया, अब रिपेयर करने वाले को बुलाया और वो कुछ मशीन में चेक किया और बोला भैया इसको मैं रिपेयर कर देता हूं, पहले के जैसे 1000 चिप्स तो नहीं निकालेगा 1 घंटे में, ये जो 400 चिप्स निकाल रहा है, चिप्स के पैकेट 1 घंटे में, वो हो जाएगा 500 या 600 लगभग निकालेगा। थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम सभी को पता है जैसे अगर कोई चीज पुराना होता है तो उतना अच्छा नहीं चलता है, कहीं ना कहीं उसका जो क्षमता है वो कम हो जाता है। तो बोला कि भैया मैं रिपेयर कर देता हूं, वो रिपेयर किया और 5-6 हजार रुपए ले लिया। अब ये 5-6 हजार रुपए लिया मेरे से, ये जो खर्चा कहलाएगा ये कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, अब बात को समझना, क्यों? क्योंकि वो 1 साल तक ही मेरे को बेनिफिट देगा, ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा, उसके बाद फिर वापस अपनी स्थिति में वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि अब मशीन की लाइफ हो चुकी है यार, बहुत लंबा समय तक चल चुका है। ठीक, अब सेकंड सिनारियो, वही रिपेयर करने वाला आया और वो बोला भैया कि आपका जो मशीन है वो अब एक काम करो, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो भी उतना यूजफुल नहीं रहेगा, आप एक नया मशीन खरीद के ला लो। अब मैं क्या किया, एक 5 लाख रुपए का नया मशीन खरीद के ला लिया। अब जो नया मशीन खरीद के ला रहा हूं ये क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि वो मेरे को बेनिफिट कब तक के देगा, लंबे समय तक देगा, उसी फाइनेंशियल ईयर या उसी कैलेंडर ईयर में नहीं देगा, लंबे समय तक के मेरे को बेनिफिट देगा, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आप समझ गए, जो 1 साल तक के हमको बेनिफिट देता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और 1 साल से ज्यादा तक के बेनिफिट देता है, ऐसे खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक, तो इस वजह से गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को हम अलग अलग शो करते हैं। ठीक, और अगर प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा होगा तो मैं आपसे कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके 11th में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। निरंतरता मतलब कंटिन्यू, जैसे कि आप डेली सुबह उठ के पढ़ाई नहीं करते है कि नहीं, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर कोई बच्चा डेली सुबह उठकर अगर पढ़ाई कर रहा है, शाम को अपना होमवर्क कर रहा है, तो वो क्या है, कंसिस्टेंसी है। ठीक, तो कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, मतलब कि रेगुलर बेसिस पर जो हो रहा है, रेगुलर मतलब उसको आगे करते ही जा रहे हैं अपन। तो यहां पर जब हम अकाउंट बनाते हैं या फिर कोई बिजनेस रन करते हैं तो हम ये मानते हैं वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, मतलब कि हम अकाउंटिंग में बहुत सारे फॉर्मूले या फिर बहुत सारा मेथड रहता है, तो वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सा मेथड वहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो एक मेथड अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो वही मेथड को हम कंटिन्यू आने वाले साल में भी हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू वो किया जाता है उसी मेथड को फॉलो। एग्जाम्पल, मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब ये होता है वस्तु में कमी आना, गिरावट आना। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि आप गाड़ी आज खरीदे हो, 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदे हो, 1 लाख रुपए में तो नहीं आता, 1.5 लाख रुपए में आप गाड़ी खरीदे हो एक्टिवा। अब मैं बोलूंगा 1 साल बाद तुम बेचोगे तो कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे कि सर मान के चलो 1 लाख रुपए मिलेगा या फिर 1,20,000 रुपए मिलेगा। तो यार ये 30,000 रुपए कैसे कम हो गया, तो आप बोलोगे सर वो पुरानी हो गई है, अब सेकेंड हैंड हो गया है, इतना चल गया है, इस वजह से उसकी कीमत कम हो गई। सेम उसी को ही क्या बोला जाता है, डेप्रीशिएशन बोला जाता है। एसेट जो भी हम इस्तेमाल करते हैं
उसको वियर एंड टियर में उसकी कीमत कम हो जाती है, उसी को ही डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग में एक अलग सा चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, उसको हम पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन जो है, मशीन की वैल्यू कम हो जाती है तो और उसका निकालने का भी मेथड होता है। तो दो मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, सॉरी यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लिख देता हूं। एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हमको यहां पर चूज करना पड़ेगा कि हम इस मेथड का इस्तेमाल करें कि इस मेथड का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 साल का होता है, 1 साल का होता है। तो इस साल अगर हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो सभी जितने भी बाकी साल है उसमें हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इस्तेमाल करें तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इस्तेमाल करेंगे हर साल। इसी को क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंसी। ऐसा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग में, हम आगे समझेंगे। और बात करें डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन एक अलग सा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो उस समय आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर लगा लिए मतलब उसी को ही हम कंटिन्यू चलाएंगे। अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज ओनली, अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज होगा, है ना, कुछ केस में चेंज हो जाता है। जैसे कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, हम उसको चेंज करके फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कर लेंगे, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड चल रहा है तो उसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर लेंगे। ऐसा कब? तो पहला है इफ लॉ रिक्वायर, मतलब कि हमको लॉ, कानून अगर बोलेगा कि चेंज करो ये मेथड को, अगर आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लगा रहे हो, ये नहीं लगाना है आपको, सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना है, तो हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाएंगे। इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अगर बोलेगा कि हमको इस मेथड से ही यूज करना है तो यही मेथड लगाएंगे। या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेटर प्रेजेंटेशन के लिए भी हम अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि 2 टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो परंपरागत चलते आ रहा है। जैसे कि हम कभी खुशी कभी गम पिक्चर देखे थे, उसमें अमिताभ बच्चन विदेश गए थे पढ़ने, उसके बाद शाहरुख खान गया था उसका बेटा, फिर उसका शाहरुख खान का छोटा भाई ऋतिक रोशन वो भी पढ़ने जाता है ना, यूनिवर्सिटी। तो वैसा परंपरा चलते जाता है, वैसे ही कुछ हमारे नियम कानून है वो चलते आ रहे हैं और उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन है। अकाउंटिंग कंसेप्ट में 3, पहला गोइंग कंसर्न, जो कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, हम यही मानते हैं, इस वजह से फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को अलग अलग रखे हुए हैं। इसी वजह से हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को अलग करके रखे हुए हैं। और उसके बाद बात करें कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि निरंतरता। अगर कोई सा भी मेथड हम अकाउंटिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही अकाउंटिंग मेथड हमारा चलता आएगा। एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशन, तो एसेट पर लगता है डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट होते हैं। तो 2 मेथड होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो वो हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसी मेथड को इस्तेमाल करते हैं। और अगर कुछ कारण आता है तो उसको चेंज करते हैं, जैसे कि अगर लॉ बोल रहा है चेंज करने, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद लास्ट आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट में आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक व्हेन इट टेक प्लेस, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। मतलब कि मेरे भाई जब ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो होगा, व्हेन इट टेक प्लेस, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे रहा हूं, देखना ध्यान से। और अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट? तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। तो मान के चलो फाइनेंशियल ईयर में हम बना रहे हैं, आपको मैं बता दूं 2 होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, है ना, ये हमारा क्या होगा, कैलेंडर ईयर होगा। इस तरीके से अकाउंटिंग बनाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। या फिर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। और आपको मैं बता दूं हमारे भारत देश में जो बजट भी पेश होता है वो फरवरी में पेश होता है,
लेकिन बजट का मतलब यह है कि कितना इनकम आएगा और कितना खर्च करेंगे, वो सारी चीजों का पूरा ब्यूरो रहता है उसमें। और वो कब से लागू होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, है ना, 1 साल का ड्यूरेशन होता है। बात करें ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, कौन से इनकम पर किया जाता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के जो पैसा कमाया गया है उस पर सरकार को टैक्स दिया जाता है। इसी वजह से जितने भी मोस्टली कंपनी वाले हैं, जितने भी फर्म है, बिजनेसमैन है, सभी के सभी अपना अकाउंटिंग पीरियड जो है वो फाइनेंशियल ईयर रखते हैं। और कैलेंडर ईयर कुछ लोग रख लेते हैं तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इसमें दिक्कत ये होता है कि भाई तुम 1 जनवरी से 1 दिसंबर कर लिए, लेकिन सरकार को तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरा हिसाब किताब चाहिए कि आपको कितना पैसा कमाए हो, तभी उसी आधार पर आपसे टैक्स लिया जाएगा, है ना। और नहीं है तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा, डबल खर्चा। इसलिए जितने भी कंपनी वाले होते हैं, फर्म होता है, बिजनेसमैन होते हैं, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च अपना फाइनेंशियल ईयर, अपना अकाउंटिंग पीरियड रखते हैं। क्लियर है बात। तो यहां पर मैं ले रहा हूं, मान के चलो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। अब यहां पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये फरवरी और ये फिर मार्च। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में यहां पर हम सामान बेचे उधारी में, है ना, सेल गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 10,000 रुपए का। अब हम सामान बेचे राम को 10,000 रुपए का उधारी में, ठीक है, कब, जून में। और वो हमको पेमेंट कर रहा है यहां पर 4 जून को कर रहा है, और ये 4 जून जो होगा ये 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में आएगा। ठीक, अब आप मेरे को ये बताइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि हम अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन हुआ है, हम सामान बेचे हैं उधारी में, हम ये 1 जून 2023 के दिन एंट्री करेंगे कि 4 जून 2024 को जिस दिन हमको पेमेंट मिला, पेमेंट जिस दिन मिला। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक व्हेन इट टेक प्लेस, जब वो जिस दिन वो घटना घट गई उसी दिन आपको लिखना है, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। तो सेटलमेंट तो भैया अगले साल हुआ है 4 जून 2024 को, लेकिन आप उस सामान को कब बेचे हो, 1 जून 2023 को बेचे हो। तो जिस दिन आप बेचे हो, भले पैसा मिला रहे या ना मिला रहे, उस दिन आप अपनी बुक में उसको एंट्री करेंगे। ये बोलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, जिसमें हमने अभी क्या पढ़ा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 3 होते हैं। गोइंग कंसर्न, बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। दूसरा हो गया आपका कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में हम देखें एक जो मेथड होता है उसी को हम लंबे समय तक के इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जिस दिन ट्रांजैक्शन हो गया उस दिन हम अपने बुक में उसको लिख लेंगे, ठीक है, वेदर वी गेट पेमेंट और नॉट, हम पेमेंट मिला रहे या ना मिला रहे, हम जो ट्रांजैक्शन हो गया है तो उसका एंट्री होगा। तो ये हुआ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो कि 11 के 11 हैं, ठीक है, बहुत आसान है। ये नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।